टर्म 1 चैप्टर 2 सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अपने पुराने फोटोग्राफ्स अपने फैमिली फ़ोटो के एल्बम में देखते हैं तो ये हमको हमारे पुराने टाइम के बारे में याद दिलाता है। सेलिब्रेशन कोई है, किसी प्लेस पर जहाँ हम विजिटेड गए थे पास्ट में, उन सारी चीज़ों को रिकॉल कराता है। We can say that our photo album is the source to know our history। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ़ोटो एल्बम है ये एक सोर्स है हमारे हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, सिमिलरली इन आर क्लासरूम, ऐसे ही हमारे क्लासरूम में द टीचर टेक्स अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड्स इट एंड अटेंडेंस रजिस्टर। ऐसे ही जो क्लास का टीचर है वो क्या करता है, अटेंडेंस और मतलब लेता है और वो अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है रजिस्टर में करता है ना। इट हेल्प्स द क्लास टीचर टू इवेल्युएट द अटेंशन ऑफ एवरी स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्या इवेल्युएट करता है, ये इस चीज़ का अनुमान लगाता है कि बच्चा जो है यानी स्टूडेंट है पूरे साल में कितने दिन स्कूल आया है, उसकी एक्टिविटी कैसी रही है। Whenever we learn in the class, जब भी हम क्लास में सीखने के लिए जाते हैं, we note it down in our notebook। हम कुछ चीज़ें नोट करते हैं और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम टाइम में उसको पढ़ते हैं और यही मेंटेन करता है। ये जो रिकॉर्ड हमने नोट करे ये क्या करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब वो कलेक्शन होता है जो हम पास से पढ़ते चले आ रहे हैं, उनको हम रिकॉल कर पाएँ, इसलिए वो हमारी हेल्प करता है। अब हम आगे चलते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में। ठीक, जैसे तुम्हारे स्टडीज़ के सोर्सेस क्या थे कि तुमने नोट्स प्रिपेयर करे जो क्लास टाइम में बताया गया। ठीक, तो इससे तुम्हारी सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ी और तुम जाकर अच्छे से लिख पाई जो कि तुम लिख नहीं पाई। ठीक, तो ये हो गया सोर्स ऑफ हिस्ट्री। Similarly, there are things and objects which help us to learn about the history of ancient people and kingdom। ऐसे ही जो चीज़ें और जो मतलब थिंग्स हैं और चीज़ें हैं ये हमको हेल्प करती हैं जो एंशियंट पीपल थे और एंशियंट किंगडम थे उनके बारे में जानने के लिए। दीज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द पास्ट आर ओल्ड लिटरेचर, मैन्युस्क्रिप्ट, मोन्यूमेंट्स, कॉइन, inscriptions, rings, etc. आगे, these are called source of history। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। कुछ जो चीज़ें जो हमारी मदद करती हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स वगैरह के बारे में जानने में, उनमें क्या क्या है। लिटरेचर है, यानी उस टाइम के बारे में अगर कोई किताब लिखी गई है तो वो बताती है उसके बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन नोट्स आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। मोनूमेंट्स किसे कहा जाता है, जो बनाई गई हैं इमारतें, जैसे वो अगर हम आगरा में ताजमहल की बात करें तो उनको मोनूमेंट्स कहा जाता है। कॉइन, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जो बड़े बड़े स्टोन्स पर क्या करते थे, खुदाई करके लिखवाते थे। ठीक है, कोई एक स्पेशल टाइप का वो लिया, पेन टाइप का, और उसी से पिलर्स पे खुदवाए, पिलर बनवाया किसका, लोहे का, और उस पर खुदवाई करवा के लिखवा दिया। ठीक, उनको क्या कहे जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहे जाते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। These sources are broadly classified into literary and archaeological sources। जिनको हम पढ़ सकते हैं, पढ़कर जिनसे जानकारी अचीव कर सकते हैं, उनको कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज, और जो जिन चीज़ों को टच किया जाए, स्टडीड एंड फाउंड दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।
अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने इन सोर्स ऑफ हिस्ट्री को पढ़ा या इसकी खोज करी। वेल द आंसर इज हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो आंसर क्या है इसका, जो हिस्टोरियन थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने इन चीज़ों की खोज करी। हिस्टोरियन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स फ्रॉम द पास्ट विद द हेल्प ऑफ क्लूज दैट हैव बीन फाउंड। जो हिस्टोरियंस थे वो फैक्ट्स को समझे पास्ट के, जिन्होंने उनको क्लू दिया कि पास्ट में कैसी कैसी चीज़ें हुई थी, ठीक है, और फिर उन्होंने उन चीज़ों को प्रिपेयर किया। दे यूज देयर एक्सपीरियंस टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज क्लूज एंड लर्न अबाउट द पास्ट। उन्होंने वो एक्सपीरियंस गैदर करे, इकट्ठा किए, ठीक, और वो क्लूज वगैरह इकट्ठा किए पास्ट के बारे में। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने पास्ट के फाइंडिंग जो मोनूमेंट्स थे या हिस्टोरियल इम्पोर्टेंट और डिगिंग प्लेस थे, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स थे या कॉइन्स थे, उनके बारे में स्टडी करी, किस राजा का नाम लिखा है ये सब देखा, फिर उनके बारे में जाकर अच्छा वो खोजा भी ना। तो मतलब कुछ क्लॉथ्स, ज्वेलरी, कुकिंग यूटेंसिल, वेपन एट्सेट्रा, उन सब का क्या किया, स्टडी करा, और फिर उसके बिहाफ पर उन्होंने उस टाइम पीरियड के बारे में बताया, ठीक। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चलिए हम इन डिटेल में पढ़ते हैं हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, ठीक। सबसे पहली हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, बताता हूँ। द रिटन सोर्सेज ऑफ द पास्ट विच इंक्लूड बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, रिटन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। जो रिटन सोर्सेज हैं पास्ट के, जैसे बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, रिटन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स, लिटरेरी सोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं। दे आर द मोस्ट रिलायबल एंड यूजफुल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और यूजफुल सोर्सेज हैं किसके, हिस्ट्री के। इन एंशियंट टाइम, अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूँ यानी प्राचीन समय की बात करूँ, पीपल रोट ऑन पाम लीव्स। लोग किस पे लिखते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे। बार्क ऑफ ट्री, ठीक, वो होता था तना, उस पे लिखते थे। वुडन लेबल एंड ऑन पेपर, वुडन टेबल पर लिखते थे, पेपर्स पर लिखते थे। ऑल दीज टेक्स्ट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, ठीक। ये सारे टेक्स्ट जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थे किसके, हिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए। बट हु रोट दीज सोर्सेज, अब बात आती है इसको किसने लिखा होगा। वेल दीज लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन बाई, अब आगे जानते हैं कि इन सोर्सेज को किन्होंने लिखा है। जैसे सेज एंड हॉली मेंस। सेज मतलब क्या होता है, संत लोग, या फिर हॉली मेंस, पवित्र लोग। हु रोट अबाउट रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, जिन्होंने किसके बारे में, रिलीजन, धर्म के बारे में और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में लिखा। सच टेक्स्ट आर कॉल्ड रिलीजियस टेक्स्ट। उन टेक्स्ट को क्या कहते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। Some of example are Hindu religious texts like Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Vedas, Upanishad and Buddhist texts like Tripitaka, ठीक। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कुछ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे महाभारत, रामायण, भागवत गीता, वेद, उपनिषद, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि त्रिपिटक, ये सारे वो लिटरेरी सोर्सेज हैं, ठीक है, जो किसी सेंट या हॉली मैन ने लिखे हैं, ठीक है। एंड सोशल सिस्टम, ये जो टेक्स्ट हैं ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, लाइफस्टाइल, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में, उन वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के कस्टम के बारे में, वहाँ परंपरा क्या थी, ठीक, वहाँ के रिलीजियस बिलीफ, किन भगवान को मानते थे, सोशल सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे रामायण के टाइम पे धनुष बाण यूज़ करा जाता था,
रामायण के टाइम पे महिलाओं को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, पता है? ठीक। दे ऑल्सो लिस्टेड द रूल एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द पीपल व्हाइल लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, वो ऐसे लिस्टेड करे गए थे रूल और रेगुलेशन जो लोगों के द्वारा सोसाइटी में फॉलो करे जाते थे। ठीक, उन्होंने ये चीज़ें भी बताई अपने इन हॉली बुक्स में कि वहाँ के लोग कैसी कैसी सोसाइटी को फॉलो करते थे या फिर वो कैसे रहते थे, कैसे रूल और रेगुलेशन अपना चलाते थे। राम राज्य था, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, द किंग आर सम फ्रॉम दियर कोर्ट्स। कुछ ऐसे लोग थे जो किंग के दरबार में आते थे, पढ़े लिखे हुए होते थे, वो उन राजाओं के बारे में लिखते थे। हाँ, द किंग और समवन फ्रॉम दियर कोर्ट। कभी कभी राजा या राजा के कुछ लोग उस राजा के बारे में पर्टिकुलर लिखते थे। क्या करते थे वो लोग? वो उन रिकॉर्ड्स को या उन लाइफस्टाइल, लोगों के लाइफस्टाइल या रिकॉर्ड्स को रखते थे जो उस किंगडम में पर्टिकुलर उस किंगडम में क्या था, फेमस था। ठीक, दीज आर टर्म्स एज बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। उनको किन नाम से टर्म किया जाता है? ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। ठीक, बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी वो है कि जिसमें स्टोरी लिखी जाती है किसी पर्सन की, ठीक है, जो कोई दूसरा लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल इब्न मुबारक एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, अकबरनामा। वो किसकी बायोग्राफी थी? अकबर की। यानी अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी? अबुल फजल इब्न मुबारक ने लिखी थी। तो ये क्या थी? बायोग्राफी थी। अब जो ये थे अकबर के परदादा, अकबर के बाबा, जिनका नाम था बाबर। ठीक, बाबर ने अपनी कहानी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, और वो उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। यानी जो कोई भी पर्सन अपने बारे में, सेल्फ के बारे में सेल्फ लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कही जाती है। समझ में आया? तो व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? What is the autobiography? The story of a person written by self is known as autobiography। और बायोग्राफी क्या है? जैसे मैं बहुत फेमस हो गया और सुभी मेरे बारे में कुछ लिख रही है, तो वो क्या हो गया? बायोग्राफी होगी। ठीक, these texts are very important as they tell about the king, their experience, how people lived during the rule, the battle they fought and so on। ये जो ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी थी, यानी जो राजा या राजा के दरबार में कोई रहता था, उनके द्वारा लिखी जाती थी। ये क्या बताती थी? राजा के साथ साथ उनकी प्रजा भी किस लाइफस्टाइल को फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें बताती थी। जैसे मान लीजिए कि आपको मेरी बायोग्राफी लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगी? सबसे पहले मेरे बारे में भी लिखोगी, साथ ही साथ रितिका दीदी का भी जिक्र करोगी, अनन्या का भी जिक्र करोगी, ठीक, और सभी बच्चों का भी जिक्र करोगी। ठीक, तो इससे क्या पता चल गया? वाले जनरेशन में, यानी कई जनरेशन जब बीत जाएगा, तुमने उस ऑटोबायोग्राफी को लिख दिया और ले जाकर कहीं पर किसी लाइब्रेरी वगैरह में जमा कर दिया, तो आज के 50 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद जब कोई जाएगा, सुभी की वो किताब खोलेगा, तो वहाँ पर पढ़ेगा कि एक सुधीरी दीदी थे और सुधीरी दीदी के साथ एक और ढेर सारे बच्चे पढ़ते थे। सुधीरी दीदी को ले जाएंगे। ठीक, और साथ में क्या पढ़ा जाएगा कि वो नहीं पता से मारते थे और एक बार हमको मारे थे, हमारा हाथ टूट गया था। ठीक,
फिर एक बार बच्चों ने सर को जादू बना दिया। अब हम चलते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में। फॉरेन ट्रेवलर्स कौन थे? वो किंग के कोर्ट में आते थे। कोई राजा है, उसके कोर्ट में दूसरे देश से आए और वहाँ पर एक लंबे टाइम तक रुके। उन्होंने वहाँ के बारे में, राज के बारे में देखा, उनके कोर्ट के बारे में देखा, उन्होंने रूल कैसे किया, उनके उस किंगडम में लोग कैसे रहते थे, ठीक, उन सब के बारे में लिखा। फॉर एग्जाम्पल एक था मार्को पोलो, जो इटालियन ट्रैवलर था, जो इटली से आया था, जिसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी थी भारत के बारे में 13वीं सेंचुरी में, ठीक, मार्को पोलो, ठीक। फाहियान एक था, फाहियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, ठीक है, और पहला बुद्धिस्ट था, ठीक है, जो इंडिया आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर, ठीक, और उसने डिटेल में गुप्त डायनेस्टी के बारे में लिखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। कौन? फाहियान, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने लिटरेरी सोर्सेज में 3 मैंने मेनली देख लिए। फॉरेन ट्रेवलर्स देख लिए मैंने, और किंग एंड उनके कोर्टियर्स जो लिखते थे उसके बारे में देख लिया, और सेंट और जो सेज वगैरह या हॉलीमैन लिखते थे। ये 3 हमारे 3 टाइप के सोर्सेज हो गए। किसमें? लिटरेरी रिसोर्सेज। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, as we have already studied that there are things built or created by the people in the past, such as monument, tool, weapon, pottery, coin and tools and so on। जैसा कि हम सब ने ठीक पढ़ा है कि पहले के लोग जो थे वो इमारतें बनवाते थे। जैसे कौन सी इमारत? ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। टूल्स बनवाते थे, वेपन बनाते थे, बर्तन बनाते थे, सिक्के ढलवाते थे, ठीक, औजार बनाते थे, ठीक है। उन सबको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, जो पहले के टाइम पे बनाए गए थे। द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द हिस्टोरियल ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच, जो हिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसकी स्टडी करती है? हिस्टोरियल ऑब्जेक्ट या फिर हिस्टोरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी या फिर बिल्डिंग की स्टडीज करती है, पुरानी बिल्डिंग्स की। उनको क्या कहा जाता है? उस ब्रांच को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, ठीक। द पीपल हु स्टडी आर्कियोलॉजी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। वे लोग जो उन चीजों को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे डिग आउट द प्लेस एंड डिस्कवर द सोर्स। वो क्या करते हैं? वो उस जगह को खोदते हैं, उस जगह पर जाते हैं और वहां के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सकेवेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सकेवेशन कहलाती है। व्हाट इज एक्सकेवेशन? Excavation is done by archaeologists. An entire city or a town, कभी कभी ऐसा होता है कि जब खुदाई कर रहे होते हैं, यानी एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं, तो पूरी शहर या पूरा एक इलाका निकल आता है। जब हम क्या करते हैं? खुदाई कर रहे होते हैं। हम नहीं, कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। और वहाँ से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है किसके बारे में? पास्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं कई कैटेगरीज में। कई जैसे इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स।
ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और मोनूमेंट्स। ठीक, अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है? देयर आर मेनी राइटिंग्स दैट आर कर्व्ड ऑन स्टोन्स। ऐसे ढेर सारी राइटिंग्स हैं जो किस पे लिखी गई हैं? स्टोन्स पर, वॉल्स पर, या पिलर बनवा के, या वुडन टेबल पर, या ब्रिक्स पर एट्सेट्रा, जो डिस्क्राइब करती है डिसीजन ऑफ द किंग। जिस पे क्या लिखा है? किंग्स के कुछ डिसीजन स्पेसिफिक लिख दिए गए हैं उस टाइम के। दियर अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियां लिख दी गई हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट टाइम, या फिर उस टाइम के इम्पॉर्टेंट इवेंट लिख दिया गया है। दीज राइटिंग आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इन राइटिंग्स को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करता है ब्रांच, किसका? हिस्ट्री का, उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। ठीक, यानी वो ब्रांच जो किसका अध्ययन करे, जो उसकी स्टडी करे इंस्क्रिप्शंस की, वो कहलाएगी एपिग्राफी। आज के डेट में अगर आप अशोक का इंस्क्रिप्शन देखने जाओ, अशोक कब का टाइम पीरियड है उनका? बीसीई में आए थे वो। बीसीई पता है ना? डू यू नो? तो बीसीई में वो आए थे। तो बीसीई के टाइम पीरियड, यानी आज के लगभग 2,500 साल, 2000 साल पहले, 2,500 साल पहले, ठीक, एक राजा पैदा हुआ था अशोक ने कुछ चीज़ें लिखी थी, किस पे? पिलर पे लिखी थी। वो आज के डेट पर भी मौजूद है। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ बनारस के आसपास है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स और पिलर गिव अस द आइडिया किंग एंड हिज डायनेस्टी। एग्जाम्पल के लिए जो इंस्क्रिप्शन खोदे जाते हैं किस पे स्टोन पर या पिलर पर, वो उस किसी राजा के डायनेस्टी, राजा और उसके डायनेस्टी यानी उस किंगडम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा बहुत, कि वहाँ पर रूल कैसे चलाया जाता था। Many temples and ideals have been found engraved with inscription which give us idea about their origin. कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, कुछ मूर्तियां हैं, और कुछ ऐसे कुछ मूर्तियां हैं जो मिली हैं जिस पे कुछ ना कुछ लिखा है इंस्क्रिप्शन। वो हमको क्या बताता है कि उस टाइम में इन सारी चीज़ों का भी प्रचलन रहा करता था। फैक्ट कॉर्नर की बात, एंशिएंट पीपल आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। वे ऑब्जेक्ट जो एंशिएंट लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, या यूज़ करे जाते हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जैसे बर्तन, ठीक, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, टूल, वेपन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफैक्ट्स के। ये जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी तो उनको लैंड या साइड के बीच में अंदर मिले। दे क्लीन द आर्टिफैक्ट्स विदाउट डैमेजिंग देम। उन्होंने उनको क्लीन किया बिना टूटे फूटे। ठीक, दीज आर्टिफैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट यूज देम एज अ क्लू टू फाइंड व्हाट लाइफ वाज लाइक इन पास्ट। वो उसको इसलिए यूज करके इसके बारे में जान पाए कि उस टाइम के लोग कैसे रहा करते होंगे। दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरा ड्यूरिंग विच दे आर मेड। वो इंफॉर्मेशन उसके बारे में लगाए होंगे, इंफॉर्मेशन लिया होगा कि ये औजार कब बनी है। कुछ जब आप बड़े क्लासेस में पहुंच जाओगे तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग में अगर मान लीजिए कोई बहुत पुरानी चीज़ मिली है तो उसकी हम कार्बन डेटिंग करके वो कितने साल पुरानी है ये हम पता कर सकते हैं। ओके, तो उसी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन भी पता हो गया कि ये औजार कितने समय पहले ऐसा औजार बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन टूल गिव अस इंफॉर्मेशन दैट पीरियड
people of period know how to sharpen the stone to make tool and weapon. For example, stone tool हमको ये बताता है कि उस टाइम पीरियड के लोग शार्प करना जानते थे स्टोन्स को और उनसे वेपन बनाना जानते थे. मेटल वर नॉट डिस्कवर्ड. मेटल पता है क्या होता है? जैसे तुम्हारा ये बोतल मेटल का बना हुआ है, ठीक, अंगूठी मेटल की बनी हुई है, ठीक, कपड़े मेटल के बने हुए हैं? नहीं. ठीक, ये मैट मेटल का बना हुआ है? नहीं. तो मेटल वो उस टाइम पे मेटल नहीं था. अगर मेटल होता तो मेटल मिलता. सो पीपल मेड टूल आउट ऑफ स्टोन. इसलिए जो स्टोन वाले टूल मिले, इससे ये पता चला कि उस टाइम पर स्टोन ही पाया जाता था. ठीक है, लोग स्टोन को ही जानते थे, इसीलिए उसका टूल बनाते थे. स्टडिंग द पर्टिकुलर टूल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट्स पर्पस, लाइक इट माइट बी यूज्ड टू ग्रीनिंग प्लांट और हंटिंग एनिमल. ठीक है, उनका शेप देखकर ये बताया जा सकता था कि ये शिकार के लिए यूज होते थे या फिर किसी जानवरों को मारने के लिए, हंट करने के लिए. अब हम कॉइन्स की बात करते हैं. ठीक, कॉइन भी वैल्यूएबल रिसोर्स है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का. ये कैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पीपल. उस टाइम पे लोग कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या बनाते थे? संबंध बनाते थे कॉइन देकर. मेनी एंशिएंट कॉइन हैव इनग्रेविंग ऑफ द फैक्ट एंड रूलर ऑफ डेटी ऑफ द डेट. द डेट इनग्रेव्ड ऑन द कॉइन रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड ऑफ द रूलर. उस रूलर का नाम लिखा जाता था जब वो कॉइन डालते थे और ईयर डाल देते थे. तो इससे ये भी पता चलता था कि वो किस टाइम का कॉइन है. आज के डेट में भी वो पैटर्न फॉलो होता है. जैसे कोई भी कॉइन है तो उस कॉइन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, डेट. आपने देखा होगा. ठीक, अब हम आगे चलते हैं. द मेटल यूज फॉर मेकिंग द कॉइन. जो मेटल यूज होते थे वो कॉइन बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यूज होते थे. ये हमको ये बताते थे कि उस टाइम के राजा और उस टाइम का राज्य कितना ज़्यादा धनी हुआ करता था. जो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलवा सकता है वो कितना महान होगा, इसके बारे में जान सकती हो. फॉर एग्जाम्पल, हायर द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन कॉइन वेल्दियर द किंग एंड और किंगडम. यानी जितना अमाउंट में गोल्ड की कॉइन होती थी, जितना हैवी, उससे ये पता चलता था कि वहाँ का राजा कितना धनी है. मोनूमेंट. मोनूमेंट क्या होती हैं? इमारतें. द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मोनूमेंट. जो स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग होती हैं पास्ट टाइम की, उनको मोनूमेंट्स कहा जाता है. दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर बिल्ड. वे क्या बताती हैं? उस टाइम का, जिस टाइम की वो मोनूमेंट है, उस टाइम में कैसे कैसे घर बनाए जाते थे, वो कितना मेहनत लगाकर बनाते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. वो लोग कितने शौकीन होते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती थी, वो उनका रिलीजियस व्यू कैसा था, कल्चर और ये सारी चीज़ें क्या करती थी. आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि वहाँ का राजा कितना बड़ा हुआ करता था. क्योंकि वो राजा समृद्ध होगा तभी तो वो अच्छे अच्छे क्या इमारतें बनवाएगा. द मटेरियल यूज इन मोनूमेंट्स आल्सो थ्रो लाइट ऑन द क्राफ्टमैनशिप एंड माइनिंग. जो मटेरियल यूज करे जाते थे मोनूमेंट्स बनाने में, वो ये भी बताता है उस टाइम पे कितने अच्छे अच्छे कलाकार हुआ करते थे. मोनूमेंट्स आर द लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. मोनूमेंट वो लिंक है जो पास्ट और प्रेजेंट में एक चेन का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम ताजमहल, रेड फोर्ट, सांची स्तूप, सन टेम्पल, एलोरा केव, ये सब उस टाइम पीरियड के रूलर्स के ढेर सारे इंफॉर्मेशन देते हैं जो उस टाइम के रूलर्स ने बनवाया था, उनके बारे में. द आयरन पिलर सिचुएटेड इन दिल्ली is one of the most curious structure in the world.
एक आयरन पिलर है जो दिल्ली में स्टेब्लिश करवाया गया है, ठीक है, दिल्ली में लगवाया गया है। एक राजा, कहाँ पर? दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, ठीक। इट वॉज डेटेड बैक 4th century AD. द पिलर हाईलाइट द एंशियंट इंडिया इन मेटलर्जी। ये 4th century AD का है। ये बताता है कि मतलब वो इंडिया अवेयर था किनके बारे में? मेटल्स के बारे में जानकारी रखता था। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये आयरन का बना हुआ है, और स्टूड 16 ईयर विदाउट रस्टिंग, और ये 1600 सालों से ऐसे ही लगा खड़ा हुआ है और उस पर कोई भी जंग नहीं लगी है अभी तक, ठीक। ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री क्या होती है? The historical information which was passed down from the generation to another by word of mouth is called oral history. ऐसे historical information जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बोल कर बताए गए हों बिना किसी लिखे, उसको हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं। ओरल हिस्ट्री इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। ओरल हिस्ट्रीज जनरली किस फॉर्म में होती हैं? स्टोरीज के फॉर्म में होती हैं, पोएम के फॉर्म में होती हैं, या सॉन्ग्स के फॉर्म में होती हैं। विच आर पासेस द पीपल फ्रॉम दियर एंसेस्टर, ठीक। जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पापा को सुनाई, तुम्हारे पापा ने तुमको सुनाई, तुम सुभी के बेटे को सुनाओगी, सुभी का बेटा अपने बेटे को सुनाएगा, उसका बेटा उसके बेटे को सुनाएगा। ऐसे ये ओरल हिस्ट्री ऐसे पास होते रहते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्स, सोर्स के प्रिजर्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट। अब तक इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये जान चुके हैं कि हिस्ट्री को समझने के लिए इवेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व दीज सोर्सेज एंड स्टडी देम केयरफुली। और इसीलिए हमको क्या सोर्सेज के बारे में बहुत ही केयरफुली स्टडी करना ज़रूरी है। हिस्टोरिकल रिसोर्सेज लाइक मोनूमेंट, केव, बिल्डिंग्स एंड मर गए, हाँ, तो ये जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हैं जैसे मोनूमेंट है, केव है, बिल्डिंग्स जो मिली हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था बनी हुई है, ठीक है, जो उसको कंजर्व करने में हेल्प करती है। जैसे जो आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, आइडियल, यूटेंसिल, वेपन एट्सेट्रा हैं, ये म्यूजियम, गैलरीज में भेज दिए जाते हैं और वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। म्यूजियम प्रिवेंट दीज आर्टिफैक्ट्स विच आर देन यूज्ड बाय हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट फॉर स्टडी। म्यूजियम फिर क्या करता है? हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो आते हैं उनको वो सिक्के देता है, क्या करने के लिए? उन पर स्टडी करने के लिए, और स्टडी करने के बाद वो सिक्के उनसे ले लेता है। ऑफन द लिटरेरी सोर्स आर वेरी फ्रजाइल एंड दे नीड टू बी केप्ट विद एक्सट्रीम केयर। सर, अगर वो सिक्का खो जाए उस पर्सन से तो क्या होगा? खो जाए तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और क्या, ठीक। डाटा हमारा ये सब नहीं जाएगा? श्योर, उसके ऊपर फाइन पड़ेगा। अब वो पड़ेगा, उनके अपने टर्म एंड कंडीशंस हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप वहाँ से कॉइन निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकते हो, वहीं पर बैठकर स्टडी करो और उसके बाद वो कॉइन वहीं पर रख दो, ठीक। तो ओवरऑल हम सब ने इस पूरे चैप्टर को समझा, और यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं।